बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार्स एकेडमी LMS हेड ऑफिस जौहर टाउन। आज हम बात कर रहे हैं अपने टेस्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर की। टेस्ट डिस्कशन होगी। स्टार्ट करते हैं पहले MCQ से। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल ऑफ एन एटम इज डिटरमिन्ड बाय फार्मूला। तो फार्मूला होता है 2n स्क्वायर और ये फार्मूला इस्तेमाल होता है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए गिवन शेल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसी फार्मूला के मुताबिक, यानी कि चार्ली ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच द हुंड्स रूल इज वायलेटेड। हुंड्स रूल के मुताबिक डीजनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एक एक करके आप रखेंगे और उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। अगर आप सेकंड क्वेश्चन में अल्फा ऑप्शन देखें तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं, जबकि 2p को आप देखते हैं तो 2p में 2px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन रखा गया है और 2pz को बनाया भी नहीं गया, यानी कि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब है कि अल्फा ऑप्शन में ही हुंड्स रूल वायलेट हो गया है। हुंड्स रूल के मुताबिक तीनों डीजनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आपको एक डीजनरेट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जबकि दूसरे में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं नजर आ रहा, जो कि हुंड्स रूल की वायलेशन है, इसलिए हम अल्फा ऑप्शन को टिक कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल विल गेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑन एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। अगर हम देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में तो ये 3D ऑर्बिटल्स की कन्फिगरेशन है और एक डी ऑर्बिटल हमें D9 वाला नजर आ रहा है। D9 अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये हो जाएगा D10, जो कि बहुत स्टेबल होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हमें लगता है कि डेल्टा ऑप्शन में आनी चाहिए, आफ्टर एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन विच लीड्स टू ए स्टेबल कन्फिगरेशन ऑफ D10, यानी कि D9 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा D10 में, जो कि बहुत स्टेबल होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जी। डीजनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स इज एक्सप्लेन्ड बाय यूजुअली। ऑर्बिटल्स के बारे में हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिलती है, चाहे ऑर्बिटल्स के अंदर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स की बात हो जाए, स्पेशल ओरिएंटेशन की, या फिर डीजनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स हो, तो ये सब का सब हमें बीटा ऑप्शन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता लगता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं जनाब। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज करेक्ट। कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर करेक्ट है। जो इनकरेक्ट हैं वो क्यों इनकरेक्ट हैं, पहले मैं उस पर बात कर लेता हूं। बीटा ऑप्शन को देखें। बीटा ऑप्शन में हमें नजर आ रहा है कि n की वैल्यू l के बराबर है, जो कि गलत होता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चार्ली ऑप्शन को देखें तो हमें नजर आता है कि m की वैल्यू l से बड़ी है, जो कि गलत है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और अगर हम डेल्टा ऑप्शन देखते हैं तो डेल्टा ऑप्शन में s की वैल्यू 0 है, जो कि गलत है, ये कभी नहीं हो सकता। तो बीटा, चार्ली और डेल्टा में किसी ना किसी वजह से वो ऑप्शंस गलत हैं, जबकि अल्फा ऑप्शन में हमें ऐसी कोई भी गलती नजर नहीं आती, इसलिए अल्फा ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब के सब रॉन्ग हैं। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं जनाब। सिक्स क्वेश्चन। एन एलिमेंट हैज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब है कि उसका n की वैल्यू 2 है, यहाँ पर n की वैल्यू हमें 2 लिख देनी चाहिए। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू है 2। फिर क्या कहता है, द नंबर ऑफ इट्स सब शेल्स। अच्छा, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू होती है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, वही एक्चुअल में सब शेल्स की तादाद भी होती है। तो यानी कि यहाँ पर अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो इसमें सब शेल्स भी 2 ही होंगे। एंड इट्स ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, यानी कि 2 और 4 आ गया ऑप्शन। सब शेल्स होंगे 2, ऑर्बिटल्स होंगे 4, ऑप्शन हो गया चार्ली जनाब। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर्स n एंड l हैविंग द लोएस्ट एनर्जी। सबसे कम एनर्जी किसकी है। मैं इन सबको डिफाइन कर देता हूं, इन सब के मतलब लिख देता हूं, फिर हम आगे की तरफ चल पड़ेंगे। तो अगर हम देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन के अंदर, तो n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि आप 4p की बात कर रहे हैं। n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2 का मतलब है 4d की बात हो रही है। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0 का मतलब है 3s की बात हो रही है। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 का मतलब है 3p की बात हो रही है। तो इनमें से सबसे कम एनर्जी किसकी है, वो हमें पता है कि 3s की एनर्जी कम है, इसलिए हमने चार्ली ऑप्शन को टिक कर दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। द 5d ऑर्बिटल्स आर डेजिग्नेटेड एज dxy, dyz, dxz, dx square dash y square and dz square. Choose the correct statement.
अच्छा, ये जो चार पहले ऑर्बिटल्स है ना यहाँ पर dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, ये सब टेट्रालोब्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जबकि dz स्क्वायर जो है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। और dz स्क्वायर जो है एक्चुअल में उसको अगर मैं मेंशन करूँ तो वो होता है बाइलोब्ड विद कॉलर। तो इसमें दो लोब्स नजर आ रहे हैं। दो लोब से हमें पता लगा कि चार्ली ऑप्शन देखने वाला है। यहाँ पे ओनली वन ऑफ दीज ऑर्बिटल्स हैज टू लोब्स, बाकी सबके क्या हैं, चार लोब हैं। अल्फा ऑप्शन गलत है क्योंकि ये डंबल शेप नहीं होते सारे के सारे, ये कॉम्प्लिकेटेड शेप के होते हैं। और इसी तरीके से डेल्टा भी हमें गलत नजर आ रहा है और बीटा भी ऑन द सेम ग्राउंड सेम शेप की बेस पर हमने कहा कि ये गलत है, सबकी शेप सेम नहीं होती। 9th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शोन इन एल ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ए और बी में क्या डिफरेंस होगा? दो वेव्स हैं, वेव्स के अंदर वेलोसिटी जो है उसका डिफरेंस होगा, या वेवलेंथ का, या फ्रीक्वेंसी का, या एनर्जी का। तो एक बात पक्की है कि अगर दो डिफरेंट वेव्स होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मेंशन किया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो अगर वेवलेंथ डिफरेंट है यानी कि न्यू डिफरेंट है, तो न्यू डिफरेंट होने से उनकी फ्रीक्वेंसी अगर डिफरेंट है तो उनका वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी, और वेवलेंथ डिफरेंट है तो उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी। लेकिन दो चीज़ें उनके लिए सेम रहेंगी और वो होंगी उनकी स्पीड और प्लैंक्स कांस्टेंट, ये दोनों सेम रहते हैं। अलबत्ता फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एनर्जी और वेव नंबर ये चेंज होते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए। तो यानी कि यहाँ पर डिफरेंस क्या क्या हो सकता है? वेवलेंथ हो सकती है, फ्रीक्वेंसी हो सकती है, एनर्जी हो सकती है। चार्ली ऑप्शन टिक कर देंगे। 2, 3 एंड 4 इनमें डिफरेंस हो सकता है। 10th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डी एक्स वाई। डी एक्स वाई एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होता है। एक्स और वाई एक्सिस के बीच में पहली ही डायग्राम हमें नजर आ रही है, अल्फा ऑप्शन पी, वो आप देखें तो एक्स और वाई के बीच में नजर आती है। 11th क्वेश्चन देखें, अ न्यूट्रल एटम दैट हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स 3D सब शेल हैज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ताकि 3D में एक इलेक्ट्रॉन आ जाए? इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। 3D में एक इलेक्ट्रॉन रखने का तरीका क्या हो सकता है? वो तरीका हो सकता है कि आर्गॉन यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएं और फिर 4s2 हो जाए 20, फिर 3D में एक इलेक्ट्रॉन आता है। अगर 3D में एक इलेक्ट्रॉन है तो 3D के बाद जो आउटर मोस्ट सेल है वो तो 4s है, 3D अंदर होता है, 4s बाहर होता है। तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 2। यानी कि अगर 3D में एक इलेक्ट्रॉन रखना है तो उसके लिए पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन रखने होंगे। यानी कि हमने टिक कर दिया है चार्ली ऑप्शन। 2 इलेक्ट्रॉन जब तक वैलेंस सेल में नहीं, आउटर मोस्ट सेल में नहीं होंगे तब तक 3D में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। विच ऑफ दीज एलिमेंट्स हैज द इलेक्ट्रोवैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3s1। 3s1 सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है, 11 एटॉमिक नंबर है, बीटा ऑप्शन आप टिक कर देंगे। 13th क्वेश्चन देखें, द पेयर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट शेयर द सेम वैल्यू ऑफ n+l। n+l वैल्यू को अगर हम देखते हैं तो n+l वैल्यू n किसे शो करती है? शेल के नंबर को, सही है जनाब। और l किसे शो करता है? सब शेल को। तो अगर हम देखते हैं चार्ली ऑप्शन 3dxy और 3dyz, तो इनका शेल क्या है? थर्ड है, n की वैल्यू सेम हो गई। सब शेल क्या है? d, l की वैल्यू 2 हो गई, ये भी d है, ये भी d है। इसका मतलब है कि यहाँ पर n+l वैल्यू 3+2 सेम आ रही है। तो इसलिए हमने टिक कर दिया है 13th क्वेश्चन में चार्ली ऑप्शन 3dxy एंड 3dyz। 14th क्वेश्चन देखते हैं, द चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ द लाइटेस्ट पॉजिटिव रे। लाइटेस्ट पॉजिटिव रे की जो चार्ज टू मास वैल्यू है, लाइटेस्ट पॉजिटिव रे कौन सी होती है? वो तो हाइड्रोजन से बनने वाली पॉजिटिव रे होती है। हाइड्रोजन से बनने वाली पॉजिटिव रे का नाम क्या होता है? तो हाइड्रोजन से बनने वाली पॉजिटिव रे का नाम है H पॉजिटिव। ये तो प्रोटॉन है, तो फिर चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ द लाइटेस्ट पॉजिटिव रे शुड बी इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। डेल्टा ऑप्शन देखें जनाब, इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, हमने डेल्टा ऑप्शन टिक कर दिया। 15th क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी शोज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s2। 1s2 कब होगी कॉन्फ़िगरेशन? जब वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। हमें यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन समझ आ रहा है हाइड्राइड आयन, क्योंकि हाइड्रोजन होता है 1s1 और जब नेगेटिव है तो 1s2 हो गया, इसलिए हमने डेल्टा ऑप्शन टिक कर दिया। ठीक है जी बात। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। डेल्टा यहाँ पर ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रोमीन। ब्रोमीन 35 होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर 35 ब्रोमीन हम यहाँ ड्रॉ करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p5। ये उन्हीं रूल्स के तहत है जो कि हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एस के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं 1s2 2s2 3s2 4s2। तो एस के टोटल इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं जनाब अली 8, यानी कि अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विच ऑफ दीज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स 3d सबशेल। 3d सबशेल में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर हैं? अल्फा ऑप्शन देखूं अगर मैं 17 में, तो स्कैंडियम +3 यानी कि उसके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, आर्गॉन वाली कन्फिग्रेशन है। बीटा ऑप्शन टाइटेनियम +4, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन हैं, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आ रहा। निकल को देखते हैं तो निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, +2 का मतलब है आर्गॉन के साथ 3d8 होगा। 3d8 का मतलब क्या है? 3d8 का मतलब है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रखें 1 2 3 4 5 5 डी में, फिर उनको पेयर कर दें 6 7 8, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। अब मैं आ जाता हूं आयरन पर, 26 +2 आ गया, तो आर्गॉन और उसके बाद 3d6 आ गया। 3d6 का मतलब 1 2 3 4 5 तरह के डी होते हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन एक एक करके रखे, एक पेयरिंग हो गई, तो देर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Fe+2 जो कि सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए मैं डेल्टा ऑप्शन टिक करूंगा। Fe+2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हैं। 18th क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ n+l फॉर 3d सबशेल। 3d सबशेल के लिए 3 वैल्यू है n की, d की वैल्यू है 2, 3 + 2 5 हो जाएगा। डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं जनाब, विच ऑफ दीज इज ट्रू फॉर फ्लोराइड एंड एल्यूमिनियम +3। पहले मैं इन दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेता हूँ। फ्लोराइड होता है 1s2 2s2 2p6, यानी कि इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए इसे 2 शेल्स की ज़रूरत होती है। सिमिलरली अगर आप एल्यूमिनियम +3 को देखते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने के बाद एल्यूमिनियम के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हैं, जिन्हें रखने के लिए इसे 2 शेल्स चाहिए हैं। यहाँ से मैं पता लगा कि एल्यूमिनियम और फ्लोरीन दोनों के पास 2 शेल्स हैं, इसलिए अल्फा ऑप्शन सही नहीं है, और दोनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, ये बात सही है, इसलिए बीटा ऑप्शन को हम टिक कर सकते हैं कि इट इज़ द राइट ऑप्शन। 20th क्वेश्चन देखते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड बाय एन एटम टू हैव एन इलेक्ट्रॉन इन 3d सबशेल। ये देखें ज़रा, हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि अगर 3d में एक इलेक्ट्रॉन रखना है तो उससे पहले आर्गॉन और 4s2 ये कन्फिग्रेशन होनी चाहिए, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन आर्गॉन के मुताबिक और 4s2, तो टोटल 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। 21वां इलेक्ट्रॉन किसी एटम का वो 3d सबशेल में जाता है, तो चार्ली ऑप्शन 20 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, फिर 21st इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में। 21st क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एक्सपीरियंस द ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर पुल इन एन एटम। जितना क्लोजर टू द न्यूक्लियस होता है कोई सबशेल, उतना उस पर न्यूक्लियर पुल ज़्यादा होती है। इन सब ऑर्बिट्स में से अगर आप देखें 3s है, 3p है, 4s है, 4p है, 3s क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस है, तो उस पर पुल ऑफ न्यूक्लियस ज़्यादा होगा। चार्ली ऑप्शन आप टिक कर देंगे। 22nd क्वेश्चन देखें, व्हेन द 6d ऑर्बिटल इज कंप्लीटेड द एंटरिंग इलेक्ट्रॉन गोज इनटू। तो आपने जो आफ्बो प्रिंसिपल के मुताबिक अरेंजमेंट पड़ी हुई है, 6d के बाद इलेक्ट्रॉन 7p में जाया करता है, बीटा ऑप्शन आ गया। और इससे रिलेटेड ही हमें जो है आपकी जो टेक्स्ट बुक्स की एक्सरसाइजेज हैं वहाँ पर भी इस तरह के आपको MCQ मिलते रहे हैं। आपको आफ्बो प्रिंसिपल के मुताबिक जो डिवीजन है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, इसके बारे में पता होना चाहिए, जिसे आपने स्कूल पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल इस तरह याद किया हुआ है एज एन एक्रोनिम, तो उस तरह भी आप इसे कर सकते हैं। लेकिन 6d के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 7p में जाएगा। 23rd क्वेश्चन देख लें, द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इन d सबशेल। d सबशेल 5 तरह के होते हैं, dxy dyz dxz dx2-y2 और dz2, ये सब के सब आपस में जनरेट होते हैं, एंड देयर क्वांटिटी, देयर नंबर इन टोटल इज बीटा ऑप्शन 5। 24th क्वेश्चन देखें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n सबशेल।
और एन सब शेल को पहले लोकेट एन शेल की बात हो रही है तो KLMN यानी कि K में 2, L में 8, M में 18 तो N में 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बीटा ऑप्शन यहाँ पर सही बन रहा है, आप टिक कर देंगे बीटा ऑप्शन। 25th क्वेश्चन देखें, अफबाउ प्रिंसिपल अरेंजेस सब शेल्स ऑन द बेसिस ऑफ। तो अफबाउ प्रिंसिपल आल्दो तकरीबन वैसी ही अरेंजमेंट प्रपोज करता है जैसी N+L रूल ने की है, लेकिन अफबाउ प्रिंसिपल का ताल्लुक N+L रूल से डायरेक्टली नहीं है। अफबाउ प्रिंसिपल suggests that electrons must be placed in subshells on the basis of their increasing energy, जो कि बीटा ऑप्शन में डिस्कस किया गया है। 26 क्वेश्चन देखें, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल विद n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 1 का मतलब है 4p की बात हो रही है, और p सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं जी? 6 आते हैं, इसलिए हमें अल्फा ऑप्शन टिक कर देना चाहिए। 27th क्वेश्चन देखें, the diagram shows the energy level of various electronic subshells of an atom of a transition element in the fourth period of the periodic table. What are subshells X and Y? तो हम देखते हैं 1s है, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद कौन आएगा जी? 4s आएगा, और 4s के बाद 3d आ जाएगा, यानी कि 4s और 3d, X है 4s, Y है 3d, ऐसा कहा गया है चार्ली ऑप्शन में, तो हम टिक कर देंगे। 28th क्वेश्चन देखते हैं, the value of 4 quantum numbers of valence electrons of an element are n is equal to 4, n is equal to 4 हो गया जी। n is equal to 4 का मतलब है फोर्थ शेल की बात हो रही है। l is equal to 0, l is equal to 0 का मतलब है s सब शेल की बात हो रही है। m is equal to 0 का मतलब है s ऑर्बिटल की बात हो रही है। s प्लस हाफ का मतलब है कि s में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये चीज़ें 4s1 जो कन्फिगरेशन बनती है, ये बनती है जनाब अली पोटाशियम की। चार्ली ऑप्शन एटॉमिक नंबर 19। 29th क्वेश्चन देखें, द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ एन एटम ऑर्बिटल कैन बी डिटरमिन्ड बाय, हमने जिक्र किया था कि चाहे डीजनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स हो या स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल हो, इसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है, यानी कि डेल्टा ऑप्शन। 30th क्वेश्चन देखें, एज डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेस। हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि न्यूक्लियस के पास पहले शेल में इलेक्ट्रॉन है या दूसरे में है या तीसरे में है या इसी तरह आगे चल रहा है, तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होता है वैसे वैसे उसकी एनर्जी के बारे में क्या मामलात हैं, तो उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। न्यूक्लियस के जितना करीब होगा अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, एनर्जी कम हो जाएगी, और जैसे जैसे दूर जाएगा तो एनर्जी इंक्रीज करेगी जी। अल्फा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 31st क्वेश्चन देखें, द फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए गिवन शेल। हमने कहा था कि n² फार्मूला ऑर्बिटल्स की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि अल्फा ऑप्शन सही हो जाएगा। 32nd क्वेश्चन देखें, द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब शेल। सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला है, तो सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है 2l+1, और सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है 2 × 2l+1, क्योंकि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो जितने भी ऑर्बिटल होंगे उसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पता लग जाएंगे। ये बात हमें अल्फा ऑप्शन में नजर आ रही है। 33rd क्वेश्चन देखें, प्लैंक्स कांस्टेंट इज द रेशो ऑफ। प्लैंक्स कांस्टेंट किन चीज़ों की रेशो होती है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट जनाब अली E इज इक्वल टू H न्यू होता है 33rd क्वेश्चन में। तो एज किसके बराबर होगा? एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की रेशो के बराबर होगा। ये बात हमें बताई गई है बीटा ऑप्शन में। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की रेशो को प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। 34th क्वेश्चन आ गया, नियॉन हैज़ इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन। सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलते हैं भाई? हर एक जो ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की ऑपोजिट स्पिन होती है। तो नियॉन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन हैं 10, टोटल इलेक्ट्रॉन हैं 10 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसको आप 2 पे डिवाइड कर दें तो आपको पता लग जाता है इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को आप अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिर्फ पेयर्ड का मतलब है कि जो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो फिर आप उन्हें पेयर्ड कहते हैं। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं 10, 2 पे डिवाइड किया आपको सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स पता लग जाएंगे। बीटा ऑप्शन 5 यहाँ पर सही हो गया। 35th क्वेश्चन देखें, हायर दी वेवलेंथ ऑफ फोटोन। वेवलेंथ का रिलेशनशिप हमें स्टडी करने को मिल गया है। वेवलेंथ का रिलेशनशिप देखते हैं, E = hc
ओवर लैम्डा, जितनी लैम्डा ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी जो है वो कम होगी। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? जी हाँ, अल्फ़ा ऑप्शन ही ये बात कर रहा है। तो 35 में हम अल्फ़ा ऑप्शन टिक कर देंगे। 36 देख लें। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन इज़ 1 into 10⁹ व्हाट विल बी इट्स एनर्जी? तो E इज़ इक्वल टू एच न्यू हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर फार्मूला में वैल्यू लगाते हैं, ये आ जाएगी एनर्जी। कैसे निकलेगी जनाब? एच की वैल्यू है, एनर्जी इज़ इक्वल टू 6.63 10⁻34 और फ्रीक्वेंसी आ गई 1 into 10⁹ तो ये आ गया 6.63 और इन दोनों को सॉल्व कर लें तो 10⁻25 जाउल सेकंड आ गई। ये आपके पास एनर्जी आ गई है। जाउल्स में एनर्जी आती है, जाउल्स में एनर्जी आ जाएगी। तो ये आंसर आपके पास बीटा ऑप्शन जो है वो आंसर में आ जाएगा। 6.6 into 10⁻25 जाउल्स में एनर्जी आ गई। 37 क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि एनर्जी कंटिन्यूसली ट्रैवल नहीं करती बल्कि एनर्जी डिसकंटिन्यूसली ट्रैवल करती है, और जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं अगर वो किसी भी एनर्जी के होंगे तो उन्हें आप क्वांटम कहते हैं, अगर वो लाइट के होंगे तो आप उन्हें फोटोन कहते हैं। यानी कि अल्फा ऑप्शन सही लग रहा है, एनर्जी ट्रेवल्स डिसकंटिन्यूअसली। 38 क्वेश्चन देखें। द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन एनी वन ऑफ द परमिटेड एनर्जी लेवल्स एंड नॉट इन बिटवीन दैम मींस दैट इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल्स के अंदर घूम सकता है, उनके दरमियान में नहीं घूम सकता। यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इस एरिया में नहीं हो सकता, इस एरिया में नहीं हो सकता, इन एरियाज़ में नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला mvr इज इक्वल टू NH/2 वो क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है, और क्वांटाइज्ड मोमेंटम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स में तो रह सकता है, उनके बिटवीन जो है वो नहीं रह सकता। बीटा ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन इज हैविंग ए क्वांटाइज्ड मोमेंटम। 39 क्वेश्चन देखते हैं। हाउ रेडियस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर लिंक्ड? तो आपने याद रखना है कि जो ऑर्बिट का रेडियस है, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, ये बराबर होता है 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर, और ये जो है ना 0.529 ये असल में फर्स्ट सेल का रेडियस है, तो ये 9r1 आ जाता है। ठीक है जी, 9r1 आ जाता है। पहले शेल का रेडियस है 0.529, तो उस हिसाब से फिर 0.529 इंटू 9 तो ये 9r1 बन गया। इसे हमने डेल्टा ऑप्शन में देख लिया है। ठीक है जी बात। तो R3 का मतलब थर्ड शेल की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पर उसका कंपैरिजन देखा तो थर्ड शेल का रेडियस पहले शेल के रेडियस से 9 टाइम्स ज़्यादा होता है। 40th क्वेश्चन आ गया। E इज इक्वल टू -13.31/n²। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन विल हैव ज़ीरो एनर्जी। ज़ीरो एनर्जी कब होगी इलेक्ट्रॉन की? जब तक वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में है उसकी एनर्जी नेगेटिव में रहेगी, लेकिन अगर वो इन्फिनिटी पर चला जाता है, ऐसे पॉइंट पर जहाँ पर उस पर कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई रिपल्शन नहीं है, तो फिर उसकी एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। डेल्टा ऑप्शन टिक कर देंगे यहाँ पर। 41st क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम? हाइड्रोजन एटम की एनर्जी के दो, या किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के दो कंपोनेंट होते हैं, और वो दो कंपोनेंट होते हैं जनाब उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिलकर एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि बीटा ऑप्शन टिक कर देंगे। 42nd क्वेश्चन आ गया। There is a 95% chance of finding the only electron of hydrogen atom at a distance of dash from the nucleus। तो कितने फासले पर हमें ये वैल्यू मिलती है? तो ये मिलती है जी 0.529 एंगस्ट्रॉम, और अगर आप उसे नैनोमीटर में लेकर जाते हैं, एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में लेकर जाते हैं, तो वो वैल्यू आ जाती है 42nd क्वेश्चन में 0.053 नैनोमीटर। नैनोमीटर में 0.053 है और एंगस्ट्रॉम में 0.529 या 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 42nd क्वेश्चन में। 43rd क्वेश्चन देख लें। आर्गॉन 4s2 3d2, आर्गॉन 18, 4s2 20, 3d2 22 इलेक्ट्रॉन है, 22 एटॉमिक नंबर होता है टाइटेनियम का। डेल्टा ऑप्शन, ये डेल्टा ऑप्शन टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। 44th क्वेश्चन आ गया। विच क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ सब शेल्स
इन ए शेल। तो सब शेल्स के बारे में पहली इंफॉर्मेशन हमें अजीमुथल क्वांटम नंबर से मिलती है जिसे एल से शो किया जाता है। बीटा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगी। 45th क्वेश्चन आ गया, फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एस ऑर्बिटल्स द ओनली क्वांटम नंबर दैट चेंजेस इज। अच्छा, डिफरेंट एस ऑर्बिटल्स, पहले हमें बहुत सोचने चाहिए कि डिफरेंट एस ऑर्बिटल्स आखिर कौन कौन से हो सकते हैं। तो डिफरेंट एस ऑर्बिटल हो सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन 1s में हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन 2s में हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन 3s में हो सकता है, इसी तरीके से कोई इलेक्ट्रॉन 4s में हो सकता है। इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन अगर हम रख दें, एक ही इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, तो अब इस इलेक्ट्रॉन के बारे में डिफरेंट क्या है, इस इलेक्ट्रॉन का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सब शेल है वो सेम है, ऑर्बिटल सेम है और मोस्ट प्रोबेबली उसकी स्पिन भी सेम होगी। तो फिर डिफरेंस किस चीज़ में आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है उनके शेल के नंबर में, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल। तो शेल डिफरेंट होने का मतलब है कि उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट है, जो कि बन रहा है चार्ली ऑप्शन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट होता है डिफरेंट एस ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम के लिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट होता है। ये आपने देख लिया जनाब। 46 क्वेश्चन देखें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डी एक्स वाई ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट। कोई भी ऑर्बिटल हो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट नहीं करता, चार्ली ऑप्शन सही हो जाएगा। 47th क्वेश्चन, चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन दैट ऑफ प्रोटॉन बिकॉज। चार्ज टू मास वैल्यू की डिपेंडेंस हमें पता होनी चाहिए किस चीज़ पर है। चार्ज टू मास वैल्यू की डिपेंडेंस है जी चार्ज पर और मास पर। अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास वैल्यू ज़्यादा है, तो फिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो डिनोमिनेटर है ना प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, इसलिए चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ प्रोटॉन जो है ये चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम है। प्रोटॉन का मास जितना ज़्यादा है उतना ही उसकी चार्ज टू मास वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में है मास। सही है जनाब, डेल्टा ऑप्शन देखें, प्रोटॉन हैज़ ग्रेटर मास। 48th क्वेश्चन आ गया, वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर हीलियम। हीलियम के एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है। हीलियम 1s2 होता है, लिखना चाहिए हमें हीलियम को 1s2। 1s2 का मतलब है जब आप MVR इज इक्वल टू NH/2 में n की वैल्यू लगाएंगे तो पहले शेल में ही दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी MVR इज इक्वल टू H/2। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ये हमें नज़र आ रहा है चार्ली ऑप्शन में, MVR इज इक्वल टू H/2। ठीक है जी बात। 49th क्वेश्चन देखें, द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज़ नॉट पॉसिबल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। बीटा ऑप्शन, नॉन जीरो का मतलब है कि जीरो नहीं हो सकती। 50th क्वेश्चन देखें, विच गैस विल फॉर्म द लाइटेस्ट पॉजिटिव रे। लाइटेस्ट से हमें अंदाजा हो गया कि जिसका मास कम होगा उसी से लाइटेस्ट पॉजिटिव रे बनेगी इन द डिस्चार्ज ट्यूब इंशाल्लाह। तो यहाँ पे सबसे कम मास किसका है? चार्ली ऑप्शन, हीलियम का। तो उसी से लाइटेस्ट पॉजिटिव रे बनेगी। और इस सवाल के साथ ही आज की हमारी डिस्कशन मुकम्मल होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।